हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर 6 जो संजीव डेस्क वर्क में आपका दिया गया है, जो बिल्कुल बेस्ड है किस पे, जो कम्प्लीटली बेस्ड है सैम्पल पेपर 2026 जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, बिल्कुल उस पर बेस्ड है। यानी वैसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं, वही पैटर्न है जो बोर्ड एग्जाम में आपका आने वाला है। जो 23 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है, 23 फरवरी को आपका जो विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे निर्धारित होगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 6। हम मॉडल टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम पहले 5 कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देखें, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी वो सारे वीडियो रहने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर 6। तो देखिए, खंड ए, जैसा कि आप जानते हैं इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक के जो क्वेश्चन हैं, जो एक एक नंबर के होने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, वो खंड ए में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, गेहूं की रस्ट नामक रोग का कारक है। तो देखिए, गेहूं की रस्ट जो डिजीज होती है वो कवक के कारण होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कवक आ जाएगा। द ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, वनों उन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि हो जाती है वह है। अगर वनों की ज़्यादा कटाई करेंगे तो वायुमंडल में कौन सी गैस होगी? हम जानते हैं कि वन क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो वनों को काटेंगे तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी वायुमंडल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है का बना होता है। देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, CuSO4 का घोल लेते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, और जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, विद्युत अपघटन के माध्यम से कॉपर और सल्फेट आयन अलग अलग टूट जाते हैं। कॉपर जो है एनोड पे चिपक जाता है, कैथोड पे चिपक जाता है, और दूसरा जो एनोड है वहाँ से क्या आता है, कॉपर घोल में आता रहता है। तो क्या कह रहा है, कॉपर विलयन में बराबर मात्रा में घुल जाता है, वो इलेक्ट्रोड तांबे का बना हुआ होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, वो है आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? तो आकाशीय जो विद्युत विसर्जन है उसको तड़ित कहा जाता है। तो इसका आंसर तड़ित हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आ रहे हो क्योंकि आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, डीप स्टडी करी है, लेकिन फिर भी हम बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिनको आ रहे हैं वो कॉमेंट में आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ब्रेड बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो ईस्ट के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सोनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह है। तो सोने चांदी को पिघलाने के लिए सोनार क्या करते हैं, ज्वाला का सबसे बाह्य क्षेत्र जो सबसे गर्म होता है उसका प्रयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, उसमें आपसे पूछा है, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले डब्बों में लोहे के ऊपर किसका विद्युत लेपन किया जाता है? तो देखिए, टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों का भंडारण के लिए जो डब्बे होते हैं उसमें टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। एक सबसे बाहरी जो सबसे गर्म होता है, एक मध्यम क्षेत्र होता है मध्य वाला, और एक सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है। तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना खंड है पूरा होता है, जिसमें 8% बहुविकल्पी आपसे पूछे जाते हैं। खंड ब की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रश्न संख्या 9 से 12 यानी कुल 4 प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है। यहाँ पे अति लघु उत्तरात्मक, एक लाइन में आपको इसका आंसर देना है। कुल मिलाकर के 8 नंबर का खंड ब है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, कोयले को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो कोयले को जीवाश्म ईंधन कहा जाने का कारण क्या है? क्योंकि कोयला जो है वनस्पति अवशेषों किससे मिलता है? कोयला जो है वनस्पति के अवशेषों से मिलता है, वनस्पति अवशेषों से प्राप्त होता है, इसलिए कोयले को क्या कहते हैं? इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, वनस्पति के अवशेषों से प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खंड व का पूछा गया है। देखिए, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, मेंढक के अंडों पर पाई जाने वाली जेली का क्या कार्य है? तो आपने कभी मेंढक के अंडे देखे हो तो पानी के अंदर जो है मादा मेंढक अंडे देती है, और वो एक जगह बंधे हुए होते हैं। वो किस कारण बंधे हुए होते हैं? उसके अंदर जो जेली होती है वो क्या करती है, उनको सबको एक साथ रखती है, बांध करके रखती है, और इसके अलावा वो क्या करती है, उनकी सुरक्षा भी जेली करती है। तो हम क्या लिखेंगे, सभी अंडों को एक साथ रखने का काम करती है और साथ में उनको सुरक्षा प्रदान करती है।
अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 वो पूछा है मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल से हमें क्या प्राप्त होता है। मछली से जो कोड लीवर तेल मिलता है उसमें क्या होता है, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 12, पहिए वर्ताकार क्यों बनाए जाते हैं। पहियों को जो है वर्ताकार क्यों बनाया जाता है, गोल क्यों बनाए जाते हैं। तो गोल बनाने का कारण क्या होता है, उससे क्या होता है जो सर्पी घर्षण होता है ना, किसी वस्तु को हम खिसकाते हैं तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है क्योंकि सर्पी घर्षण ज़्यादा होता है। सर्पी घर्षण ज़्यादा होता है और लोटनी घर्षण कम होता है। लोटनी घर्षण से क्या होता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो ये सर्पी घर्षण को किस में बदल देगा, लोटनी घर्षण में। ठीक है, लोटनी घर्षण के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा। इससे क्या होगा, हमें कम बल लगाना पड़ेगा किसी भी वस्तु को आगे खींचने के लिए। तो वर्ताकार बनाने का कारण क्या है, वर्ताकार बनाने से सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण में परिवर्तित हो जाएगा जिससे बल कम लगाना पड़ेगा और आसानी से जो है किसी भी गाड़ी को आगे खींचा जा सकता है। अगला जो खंड है खंड से सबसे बड़ा खंड है। यहाँ पे आपसे प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 22 तक प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ कुल मिला के 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है, यानी 40 नंबर का। पूरे पेपर का आधा भाग जो होता है वो खंड से ही आता है। 40 नंबर का एक खंड रहने वाला है। यहाँ पे कुल 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो देखिए 13वां जो प्रश्न है वो पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए कोष्टक में सत्य के अगर है तो टी लिखना है, असत्य है तो एफ लिखना है। पहली लाइन दे रखी है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये बात असत्य है। मिट्टी का तेल क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। अगली बात पूछी गई है, मृत जीवों का ईंधन में परिवर्तन तुरंत हो जाता है। तो ये बात भी सही नहीं है। मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों साल लगते हैं, तुरंत नहीं होता है। तो ये भी क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। हम एफ लिखेंगे। अगली जो लाइन दे रखी है वो है, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। ये बात बिल्कुल सही है, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार अभी मौजूद हैं। अगली लाइन दे रखी है, पैराफिन मोम का उपयोग वैसलीन में किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। पैराफिन वैक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो है वैसलीन बनाने में किया जाता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 वो दिया गया है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में आपको दे रखे हैं, उनमें से छांट करके आपको खालिस्तान भरने हैं। पहली लाइन दे रखी है, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण खालिस्तान में करते हैं। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है पहले के मॉडल टेस्ट पेपर में, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो बार बार मॉडल टेस्ट पेपर्स में रिपीट किए जाते हैं। तो देखिए, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण करने के लिए साइलो का प्रयोग करते हैं। साइलो में ये किया जाता है। अगला जो प्रश्न है खालिस्तान है वो पूछा है, होली के त्यौहार पर काटी जाने वाली फसल। तो होली के त्यौहार पे देखिए गेहूं और बाजरा दे रखा है। तो गेहूं जो रबी की फसल है वो होली के त्यौहार पे काटी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। अगला जो प्रश्न पूछा है खालिस्तान, केचुआ किसानों का खालिस्तान कहलाता है। तो केचुआ को हम जानते हैं किसान का मित्र कहते हैं, तो इसमें मित्र आ जाएगा। जुते हुए खेत को समतल खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो जुते हुए खेत को समतल करने के लिए पाटल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक लकड़ी का बड़ा सा पट्टा बना हुआ होता है, उसके माध्यम से उसको मिट्टी को समतल किया जाता है। तो इसमें आएगा पाटल का प्रयोग किया जाता है। ये था प्रश्न संख्या 14 जो 4 नंबर का है, खालिस्तान जिसमें दिए गए हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, आप जानते हैं कि प्रश्न संख्या 15, 16, 17 जो है उसमें 2-2 भाग होंगे, प्रत्येक भाग के 2-2 अंक होंगे, यानी प्रश्न कुल मिलाकर के 4 अंक का रहने वाला है। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, अग्निशामक यंत्र में CO2 का उपयोग क्यों बेहतर है। तो देखिए CO2 जो गैस होती है वो क्या होती है, वो हवा से भारी होती है। पहली बात, हवा से भारी होने के कारण इसमें क्या करते हैं, उच्च दाब पे इसको सिलेंडरों में भर लिया जाता है। काफ़ी फ्रेश करके सिलेंडरों में इसको भर लिया जाता है और जैसे ही इसको सिलेंडर से बाहर निकाला जाता है तो बहुत तेज़ी से फैलती है। बहुत तेज़ी से फैलती है तो वो वस्तु जहाँ पे आग लगी हुई है उसको बार बार जो है हवा उसको जो क्या कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड घेर लेती है, उसके बार बार अपना घेरा बना लेती है। तेज़ी से फैल करके घेरा बना लेगी तो क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ उस वस्तु का संपर्क नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन के साथ वस्तु का संपर्क नहीं हो पाएगा तो हम जानते हैं ऑक्सीजन ज्वलन के लिए सहायक होती है। तो क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, CO2 जो होती है वो क्या करती है, वो वस्तु है उसका ताप क्या कर देती है, उसका ताप कम कर देती है। उसका ताप कम कर देगी, वस्तु को ठंडी कर देगी तो क्या होगा, उसका ज्वलन ताप, उसको ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी तब वो ज्वलन ताप प्राप्त कर पाएगा।
तो दो कारण हैं। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा फैलती है और फैल करके वायु का अपना जो है हवा का एक CO2 का एक घेरा बना लेगी, जिससे ऑक्सीजन के संपर्क में पदार्थ नहीं आ पाएगा और आग बुझ जाएगी। दूसरा, वस्तु के ताप को कम कर देती है, जिससे उसका ज्वलन ताप जो है बढ़ जाता है। इसलिए अग्निशामक यंत्रों में CO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है विस्फोट से क्या तात्पर्य है, विस्फोट का क्या मतलब होता है, विस्फोट किसे कहते हैं। तो देखिए, जब आकस्मिक कोई अभिक्रिया होती है, जब कोई ऐसी आकस्मिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न हो, ठीक है, साथ में प्रकाश भी उत्पन्न हो और साथ में बहुत ज़्यादा ध्वनि भी उत्पन्न हो, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि तीनों एक साथ उत्पन्न हो बहुत तेज, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको हम विस्फोट कहते हैं। ठीक है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्फोट कहलाती है। इस अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस निकलती है। जैसे हम पटाखे जलाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है, गैस निकलती है। जैसे हम पटाखे जलाते हैं तो पटाखे जलाने वाली जो घटना होती है वो विस्फोट में काउंट होती है, विस्फोट में गिनी जाती है। तो हम लिखेंगे विस्फोट वो अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि तीनों बहुत तेज मात्रा में उत्पन्न होते हैं, वो विस्फोट कहलाती है, जैसे पटाखे का जलाना। अगला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है स्त्रीलैंगिक हार्मोनों के नाम बताने हैं और उनके कार्य लिखने हैं। तो देखिए, आपकी बुक में जो दे रखा है वो मेन हार्मोन एस्ट्रोजन दे रखा है, स्त्रीलैंगिक हार्मोन। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो भी क्या होता है, स्त्रीलैंगिक हार्मोन होता है। इनके कार्य क्या है, अगर हम बात करें एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है, ये अंडाणु का उत्पादन करता है। क्या करता है, अंडाणु का उत्पादन करता है और उसका नियमन करता है, उसको कंट्रोल करता है। दूसरा, जो सहायक लैंगिक अंग होते हैं और द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं, जैसे स्तन ग्रंथियाँ, केश विन्यास, आवाज़ का नियंत्रण, ये सारे काम किसके होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के होते हैं। इसके अलावा मासिक चक्र पे कंट्रोल भी कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, गर्भधारण जब हो जाता है तो गर्भधारण के दौरान जो है शरीर को कंट्रोल करने का, शरीर की वृद्धि करने का काम प्रोजेस्टेरोन करता है। इसके अलावा मासिक धर्म का जो द्वितीय चक्र होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य भी कौन करता है, जो है प्रोजेस्टेरोन करता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन हैं जो स्त्रीलैंगिक हार्मोन हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछा है रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति में क्या अंतर है। तो देखिए, रजोदर्शन का मतलब क्या होता है, रजोदर्शन का मतलब होता है जब पहली बार ऋतुस्राव होता है, रजोधर्म या ऋतुस्राव का प्रारंभ, ऋतुस्राव का जो प्रारंभ होता है उसको हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। ये होता है प्रारंभ, ठीक है, ये होता है प्रारंभ। और रजोनिवृत्ति का मतलब क्या होता है, समाप्ति होती है, ऋतुस्राव की समाप्ति, मतलब उसके बाद मासिक धर्म, मासिक चक्र जो है वो बंद हो जाता है। ये जो है 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है और ये लगभग 45 से 50 की उम्र में रजोनिवृत्ति की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे जनन काल का प्रारंभ होता है और यहाँ पे जनन काल की समाप्ति होती है, जनन काल का अंत हो जाता है। उसके बाद जो है स्त्री बच्चे पैदा नहीं कर सकती। यहाँ क्या होता है, जनन काल का प्रारंभ हो जाता है। तो ये कुछ अंतर है रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति में। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, उसमें आपसे पूछा है संपर्क बल क्या है, इसका क्या आशय है और उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, संपर्क बल का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बल लगने के लिए वस्तु के साथ सीधा संपर्क करना पड़े। किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु पर बल लगाने के लिए हमें सीधा ही संपर्क करना पड़े उस वस्तु के साथ, तो वो जो बल लगता है उसे हम संपर्क बल कहते हैं। जैसे एक पानी की बाल्टी है, ठीक है, पानी की बाल्टी को हम खींच रहे हैं तो क्या होगा, हमारे हाथ की मांसपेशियों और बाल्टी के बीच में संपर्क होगा, तभी हम बल वहाँ पे लगा पाएंगे। तो इस तरह के बल को हम संपर्क बल कहते हैं। यहाँ पे हमारी मांसपेशियाँ क्रिया करती हैं और बाल्टी और हाथ के बीच में संपर्क होता है, तब बल उत्पन्न होता है। इस तरह का बल क्या कहलाता है, संपर्क बल कहलाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए वस्तु के साथ संपर्क बनाना पड़े तब हम उस बल को संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, दूसरा भाग 17वें का, वो पूछा है आपसे, वो क्या पूछा है, दो चुंबकों के मध्य किस प्रकार बल कार्य करता है समझाइए। तो देखिए, दो चुंबकों के मध्य जो बल कार्य करता है वो किस प्रकार से करता है। अगर हम चुंबकों की बात करें तो हम जानते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। जब ये नॉर्थ एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है और इधर साउथ है, यानी उत्तरी ध्रुव के सामने आता है तो क्या होता है, रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं। लेकिन जब अपोजिट पोल यानी एक दूसरे के विपरीत पोल एक दूसरे के विपरीत ध्रुव
पास पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मान लो यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो दो तरह के बल यहाँ लग रहे हैं, एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है और एक आकर्षण बल लग रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे या तो हम धक्का दे रहे हैं या किसी वस्तु को खींच रहे हैं। तो बल क्या होता है, बल यही होता है, किसी वस्तु को धक्का या देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। यह बल बिना संपर्क के कार्य करता है। यहाँ पे संपर्क कोई हो नहीं रहा है, बिना संपर्क के ये कार्य करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, चुंबक द्वारा लगाए जाने वाले बल को असंपर्क बल हम कहते हैं। ठीक है, ये असंपर्क बल का उदाहरण है। इस तरह से जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न संख्या 18, आप जानते हैं इसमें कॉलम मिलान करना होता है। पीछे हम इतने मॉडल टेस्ट पेपर करके आए हैं तो हमें याद हो गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का पेपर में आने वाला है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप बिल्कुल भी ऐसे घबराएंगे नहीं कि किस तरह का पेपर आएगा, क्योंकि पैटर्न आप पहले से जानते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाले हैं, और इजीली कंफर्टेबल होकर के कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है एग्जाम में अपीयर होंगे। प्रश्न संख्या 18, कॉलम मिलान करना है। देखिए पहले कॉलम में दे रखा है मादा युग्मक। तो मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। ठीक है, जरायुज की बात करें, जरायुज मतलब जो बच्चे पैदा करता है, तो इनमें से कौन बच्चे, मेंढक तो अंडे देता है, अंडपरजक है, तो जरायुज कौन है, बिल्ली है, जो सीधे बच्चे पैदा करती है, अंडे नहीं देती है। टैडपोल की बात करें तो हम जानते हैं टैडपोल एक मेंढक का लार्वा है, तो क्या हो जाएगा, मेंढक से ये मैच हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं किस में आती हैं, देखिए अलैंगिक जनन में समानताएं बहुत होती हैं, लैंगिक जनन में क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं आती हैं। इस तरह से हम कॉलम मिलाएंगे। अगला जो प्रश्न आपका दे रखा है, प्रश्न संख्या 19, उसमें आपसे पूछा है विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत लेपन को दर्शाने वाला एक सरल नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए आपको इस तरह का चित्र जो है बनाना है। ये देखिए, ये एक विद्युत परिपथ दे रखा है, ये एक बैटरी है, सेल है, और यहाँ पे तार हैं, तार के स्वतंत्र सिरों के साथ जो इलेक्ट्रोड जोड़ दिए हैं, जो दोनों तांबे की प्लेट हैं, और ये जो घोल लिया है ये कॉपर सल्फेट का घोल लिया है। जब बैटरी को जोड़ा जाएगा, इसमें से विद्युत धारा प्रभावित की जाएगी 10 से 15 मिनट के लिए, तो क्या होगा, देखिए इस प्लेट से तांबा पिघल पिघल करके घोल में आएगा, और घोल में जो कॉपर सल्फेट का विलयन है ना, CuSO4, ठीक है, CuSO4, यहाँ पे कॉपर आयन अलग हो जाएंगे, कॉपर आयन अलग हो जाएंगे और सल्फेट आयन है वो अलग हो जाएंगे। कॉपर जा करके इधर वाले इलेक्ट्रोड के साथ चिपक जाएगा, और ये जो एनोड है ये भी तांबे का ही है, यहाँ से उतनी ही मात्रा में कॉपर जो है पिघल करके इस घोल में आता रहेगा, तो घोल में कॉपर की कमी नहीं होगी। और ये दूसरी जो प्लेट है जो हमने कैथोड बनाई है, इसके ऊपर जो है तांबे का एक नई परत जमा हो जाएगी। ये है विद्युत लेपन की प्रक्रिया, जिसको आप इस तरह से चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। ये सरल परिपथ है विद्युत लेपन को दर्शाने वाला। अगला जो प्रश्न पूछा है आपसे, प्रश्न संख्या 20, उसमें आपसे पूछा है आवर्ती ध्वनि को किस प्रकार प्रभावित करती है। आवर्ती ध्वनि को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो आवर्ती क्या होती है, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या। ठीक है, आवर्ती क्या होती है, कंपन प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं वो उसकी आवर्ती होती है। आवर्ती ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतता को निर्धारित करती है यदि कंपन की आवर्ती अधिक होगी। आवर्ती अगर ज़्यादा होगी, यानी कंपन प्रति सेकंड अगर ज़्यादा होंगे, यदि कंपन प्रति सेकंड अगर ज़्यादा होंगे तो क्या कहेंगे, ध्वनि कैसी होगी, तीखी होगी। ठीक है, ध्वनि तीखी होगी अगर आवर्ती ज़्यादा होगी। इसके अलावा आवर्ती अगर कम होगी तो ध्वनि जो है तीखी, कम तीखी होगी। ठीक है, उसकी ध्वनि कैसी होगी, कम तीखी होगी। जैसे हम बात करें ढोल मंद आवृत्ति में कंपित होता है, अतः इसकी तारतव ध्वनि कम तारतव ध्वनि ये उत्पन्न करता है। जबकि सीटी की बात करें तो उसकी आवृत्ति कैसी होती है, सीटी की आवृत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी तारतवता अधिक होती है, अधिक तारतव वाली तीखी ध्वनि ये उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से अगर हम पक्षी की बात करें तो उच्च तारतव वाली ध्वनि उत्पन्न करेगा, जबकि शेर की दहाड़ जो है मंद तारतव वाली होती है। हालांकि शेर की दहाड़ ज़्यादा प्रबल होती है और पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। सामान्यतः एक महिला की आवाज़ एक पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति वाली और अधिक तीखी होती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि भी आवृत्ति अगर ज़्यादा होगी तो ध्वनि ज़्यादा तीखी होगी। अगर बात करें महिलाओं की, उनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है इसलिए ध्वनि तीखी होती है। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, पक्षी या शेर का एग्जाम्पल दे सकते हो, सीटी या ढोल का एग्जाम्पल दे सकते हो, यानी जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी ध्वनि तीखी होगी। अगला जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न संख्या 21,
वो आपसे पूछा है तड़ित चालक क्या है, यह भवनों को तड़ित से किस प्रकार बचाता है। तो देखिए तड़ित चालक क्या होता है, तड़ित चालक भवनों को तड़ित से रक्षा करता है। एक ऐसी युक्ति है जिसको तड़ित के प्रभाव से जो है भवनों को वो बचा लेता है। किस तरह से, जब भवन का निर्माण होता है तो भवन की दीवार के अंदर, ठीक है, सबसे लंबी जो दीवार है उस दीवार के अंदर क्या होता है, एक धातु की तार जो है डाल दी जाती है, ऊपर एक यंत्र लगाया जाता है और नीचे क्या होता है, उस तार को जमीन में ले जाया जाता है, यानी अर्थिंग कर दी जाती है, जमीन जिसको हम कहते हैं भू संपर्कण कर दिया जाता है। इस पूरी दीवार में से होता हुआ तार जो है जमीन में चला जाता है। तो कभी यहाँ पे जब बरसात का मौसम होता है, तटी झंझा का मौसम होता है, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन आवेश इकट्ठा हो जाएगा ना मकान के ऊपर, तो क्या होगा, उस तार में से होता हुआ सारा धन आवेश ज़मीन में चला जाएगा। अर्थिंग कर रखी है हमने, ज़मीन में चला जाएगा। यहाँ आवेश बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो तड़ित की संभावना नहीं रहेगी। तड़ित कब बनती है, जब बादलों में और यहाँ बीच में अपना जो मकान है इसके ऊपर विपरीत आवेश एक दूसरे के इकट्ठा हो जाते हैं, तो आवेश जो है चलना प्रारंभ कर देता है, जो है आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। जब वो आकर्षित करेंगे तो तड़ित जो है यहाँ पे आने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पे जो भी आवेश था उस सारे आवेश को हमने इस तार के माध्यम से, भू संपर्कण के माध्यम से ज़मीन में प्रविष्ट करा दिया है। अब मकान के ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो ये तड़ित चालक जो है तड़ित से रक्षा करेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा है प्रश्न संख्या 22, उसमें आपसे पूछा है क्या कारण है कि धीमे प्रकाश में हम किसी वस्तु के सही रंगों का पता नहीं लगा पाते। तो देखिए इसका कारण क्या है, हमारी आंखों में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। हमारी आंखों में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक मंद प्रकाश में काम करती हैं और दूसरी क्या करती हैं, जो है तीव्र प्रकाश में कार्य करती हैं। ये जो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ये होती हैं शलाकाएं और शंकु कोशिकाएं। क्या होती हैं, एक जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं शलाकाएं और दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं वो शंकु कोशिकाएं होती हैं। अगर हम बात करें शलाकाओं की, ये क्या होती हैं, कम प्रकाश में जो है सुगराई होती हैं, यानी कम प्रकाश में देख सकती हैं, परंतु शंकु कोशिकाएं जो वर्णों के ये जो होती हैं ये क्या करती हैं, वर्णों की पहचान करती हैं, रंगों की पहचान करती हैं। लेकिन ये क्या करती हैं, ये तीव्र प्रकाश में ही काम कर पाती हैं। मंद प्रकाश में कौन काम करेंगी, शलाकाएं, लेकिन ये रंगों की पहचान नहीं कर पाती। शंकु कोशिकाएं हैं वो वर्णों के प्रति अनुक्रिया देती हैं, यानी कलर की पहचान करती हैं, लेकिन ये तीव्र प्रकाश में कार्य करती हैं। यानी शंकु कोशिकाएं मंद प्रकाश में कार्य नहीं कर पाएंगे। मंद प्रकाश में कार्य नहीं कर पाएंगी तो वर्णों की पहचान यही कर रही थी, इसलिए हमें वर्णों की पहचान मंद प्रकाश में नहीं हो पाती है। तो आप लिखेंगे कि शंकु कोशिकाएं जो वर्णों के अनुग्राही होती हैं वो जो है तीव्र प्रकाश में ही कार्य कर पाती हैं, मंद प्रकाश में वो कार्य नहीं कर पाती हैं, इसलिए मंद प्रकाश में हमें वर्णों की पहचान नहीं हो पाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है वो आपसे पूछा है प्राथमिक प्रकाश के सभी वर्णों के लिए क्या दृष्टिपटल की शंकु कोशिकाएं बराबर सुग्राही होती हैं। अभी हमने देखा है कि शंकु कोशिकाएं क्या करती हैं, कलर की पहचान करती हैं। अब कह रहा है कि प्राथमिक प्रकाश के सभी वर्णों के लिए ये बराबर सुग्राही होती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये बराबर सुग्राही नहीं होती हैं, नहीं होती हैं बराबर सुग्राही। नीले रंग की शंकु कोशिकाएं अलग होती हैं, लाल रंग की शंकु कोशिकाएं अलग होती हैं और हरे रंग को पहचानने वाली शंकु कोशिकाएं अलग अलग संवेदी कोशिकाएं होती हैं। जब लाल प्रकाश दृष्टिपटल पर पड़ता है तो सिर्फ वही कोशिकाएं संवेदी होंगी जो लाल रंग को पहचान करेंगी, शेष वाली नहीं होंगी। इसी तरह से जब नीले प्रकाश की सुग्राही कोशिकाएं एक्टिव होंगी तो दूसरी वाली कोशिकाएं एक्टिव नहीं होंगी। इस तरह से आप इसका जवाब लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है खंड द, हम जानते हैं खंड द के अंदर आपसे कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों ही प्रश्न 8-8 अंक के होंगे और कुल मिलाकर के खंड द आपका 24 अंक का रहने वाला है, जिसमें 3 प्रश्नों के 24 अंक मिलेंगे, यानी 8 अंक का एक प्रश्न होगा। लेकिन हर एक प्रश्न पार्ट्स में होगा और अथवा में भी दिया गया होगा। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है 23वां प्रश्न, द्रव के दाब से क्या तात्पर्य है। इसका दूसरा भाग दिया है मशीनों में स्नेह का प्रयोग क्यों किया जाता है और तीसरा भाग दिया आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन आते हैं तो ही इसको अटेम्प्ट करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो अथवा वाला प्रश्न देखिए, हो सकता है इसके तीनों भाग आपको आते हों। यदि सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर हो तो सिर पर वायु कितना बल लगा रही है। दूसरा प्रश्न पूछा है घर्षण कम करने के उपाय बताने हैं। तीसरा आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो अगर आपको ये तीनों भाग आते हैं तो इसको अटेम्प्ट कीजिए, ये नहीं आते हैं तो इसके तीनों भागों को कीजिए। ऐसा नहीं करना है 2 भाग उसके और तीसरा भाग इसका, ऐसा आपको नहीं करना है। एक क्वेश्चन के तीनों पार्ट ही आपको हल करने हैं। इसी तरह से प्रश्न संख्या 24 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 24 जो है वो दे रखा है
2 भाग दे रखे हैं और 4-4 अंक के यानी कुल 8 नंबर का है। अगर इन दोनों भागों में से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, कोई एक आ रहा है या एक भी नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे भाग पे चलिए, अथवा में चलिए। बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का क्या आधार है? परावर्तन के नियम लिखिए। अगर ये दोनों आते हैं तो आप इनको अटेंड कीजिए, आपको बराबर नंबर मिलेंगे। ऐसा भी नहीं करना है कि आप कह रहे हो कि मुझे तो ये भी आते हैं और ये भी आते हैं, मैं चारों को ही करूँगा, तो भी आपको 8 ही नंबर मिलने वाले हैं, आपको इसके 16 नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप इतनी सावधानी रखिए कि आपको कोई 2 भाग ही करने हैं। अगर पहले आ रहे हैं तो ये कीजिए, ये नहीं आ रहे हैं तो अथवा वाले कीजिए, सबको अटैम्प्ट नहीं करना है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 25 आपका दिया गया है। प्रश्न संख्या 25 में भी आपको अथवा में मिलेगा। अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची बनाइए। और दूसरा भाग दिया है कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का क्या योगदान है? अगर दोनों आते हैं तो ठीक है कीजिए, नहीं आते हैं तो अथवा वाले क्वेश्चन आप कीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स आपको जो है पेपर में मिलेंगे और बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्ज़ाम से संबंधित नए नए अपडेट्स लेकर के आ रही हूँ। फुल प्रिपरेशन आपके एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पे हम कराने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए।